नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद से सड़क तक किसानों का मुद्दा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने फिर जुटे तमिलनाडु के किसान। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने की किसान आक्रोश रैली, जीएसटी को बताया छोटे कारोबारियों के ऊपर लादा गया टैक्स। एक बार फिर टीआर जेलियांग बने नागालैंड के 19वें मुख्यमंत्री, सदन में बहुमत साबित करने के बाद बनाएंगे कैबिनेट। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने राज्यसभा में उठाया चीन से सीमा विवाद का मुद्दा, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकता है चीन। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 244 की उछाल और निफ्टी 9,900 के स्तर पर हुआ बंद। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों की आत्महत्या पर बात करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक राजनेताओं और किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जहां कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार पर मौन रहने का आरोप लगाया, वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। आइए आपको भी सुनाते हैं दोनों का बयान। देश भर से हर तरह के सब सारे संगठन के लोग कल आए हुए थे। देश में जिस तरह की, और याद रखना चाहिए देश का मतलब है भारत का किसान। आज हिंदुस्तान में रोज 15 से 20 किसानों की आत्महत्या होती है। शरद जी, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। ओके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो लोग आए थे उनकी भावनाओं को इस सदन में मैं नहीं रखूंगा। तो मैं आपसे मेरी विनती है कि सरकार जो है दाल के ऊपर 33% किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है। आपने बाहर से दाल बनाने का जो काम किया, 425 रुपए अरहर पर, उड़द पर, ये तीनों दालों के दाम बढ़ाए आपने। स्टेज सेल हो रहा, जीरो इंपोर्ट में आपने गेहूं को 10% बढ़ाया। मैं उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन किसानों ने मेहनत करके, ये शरद पवार जी बैठे हैं, जहां पूरी मेहनत करके सदन में पूरी सरकारों ने, यूपीए सरकार ने 33% दाल के किसान जो है उनको उत्पादन बढ़ाया। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाएगा। 150 से ज्यादा किसान संगठन आज जंतर मंतर पर बैठे हुए कल से पूरे देश के। और जैसा कि शरद यादव जी ने कहा है, इसलिए हम डिस्कशन करना है। समस्या पूरा देशव्यापी है, लेकिन सरकार मौन है। हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं, मैंने रूल 267 में अनुरोध भी किया है इस पे डिस्कशन का। अगर इसको स्वीकार किया है तो तत्काल इसको आप स्वीकार करके आज नहीं तो कल कम से कम डिस्कशन में लाइए, क्योंकि पूरा देश आंदोलित है। किसानों को कीमत मिलने के बजाय गोलियां दी जा रही हैं। किसानों के, जैसा आपने इंपोर्ट ड्यूटी का एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। जब उत्पादन बढ़ता है तो इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी जाती है। और उससे डिस्कशन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को किसान और मजदूर विरोधी बताया। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब कर्नाटक में सिद्धरमैया और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने 24 घंटे में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दबाव में आकर योगी सरकार ने यह फैसला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई अमीर या पूंजीपति बैंक जाता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप कितना कर्ज लेंगे। वहीं जब एक गरीब और मजदूर बैंक जाता है तो उसके लिए दरवाजे बंद होते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुला लेती है, लेकिन किसानों की आवाज को संसद में उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। रैली में जीएसटी को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। जीएसटी पर सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि यह गरीबों और छोटे कारोबारियों पर लादा गया टैक्स है। हमारी केंद्र सरकार केवल अमीरों का ध्यान रखती है और यही बीजेपी और आरएसएस की सच्चाई है। आपको बता दें कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरकर फायदा उठाना चाहती है। मौजूदा समय में देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन की आग है।
मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक किसान सड़क पर है और जाहिर सी बात है कि इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। चलिए अब रुख करते हैं गोवा का, जहां इन दिनों बीफ पर बवाल मचा हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बीफ को लेकर बड़ा बयान दिया है और पर्रिकर का ये बयान उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बीफ को लेकर भले ही देश में हंगामा मचा हो, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो गोवा में इसकी कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने बीफ के लिए कर्नाटक से आयात करने का विकल्प खुला रखा है। वहीं पर्रिकर के इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गोवा के सीएम से इस्तीफे की मांग की है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा है कि पर्रिकर बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल गोवा के सीएम ने विधानसभा कार्यकाल के दौरान यह बयान दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन पर्रिकर ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हमने कर्नाटक के बेलगाम से बीफ आयात करने का विकल्प बंद नहीं किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ कोई कमी नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोंडा स्थित गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में सूबे के एकमात्र वैध बूचड़खाने में रोजाना लगभग 2000 किलोग्राम बीफ तैयार होता है। इस बीच कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने भी पूर्व रक्षा मंत्री के इस बयान पर उनकी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि गोवा के भाजपा सीएम कह रहे हैं कि वह राज्य में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। यह अत्यधिक हास्यास्पद है। वैसे पर्रिकर के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी में बीफ को लेकर कई नेता एक मत नहीं है। इससे पहले भी मेघालय में बीफ को लेकर कई नेताओं ने पार्टी तक छोड़ दी। अब देखना होगा कि बीजेपी एक बार फिर इस मुद्दे को कैसे लेती है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में चीन का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। साथ ही चीन को लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर भी सवाल खड़ा किए। लोकसभा में मुलायम चीन की चालाकी पर नॉन स्टॉप बरसते रहे। आपको भी दिखाते हैं मुलायम ने और क्या कहा। आज हिंदुस्तान को बहुत खतरा है और चीन से मुश्किल ये हो गई है कि हम लगातार 20 साल से एक कार्रवाई भी देखेंगे जब से लोग सामने आए हैं। हर समय मैंने सावधान किया सरकार को कि चीन षड्यंत्र कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले रहा है। अब पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लिया। अब ये खबर है या नहीं है, हमें खबर दी गई। सच्चाई खबर सरकार को होगी, प्रधानमंत्री जी को हो सकती है, होम मिनिस्टर को भी हो सकती है कि एटम बम पाकिस्तान की जमीन पर चीन ने जमीन में गाड़ दिया। ये तैयारी चीन की है और हमने कई बार सावधान किया है। याद कीजिए, कहीं भी कार्रवाई देख लीजिए। और आपका अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा समय दिया है। इस मामले में, चीन के मामले में हम हमेशा बोले हैं, कोई साल नहीं गया, कोई ऐसा सत्र नहीं गया, लेकिन चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिंदुस्तान पर हमला की। और उधर आप देखेंगे जो निकट के और छोटे छोटे सूबे हैं, नेपाल में भी इसकी दृष्टि लगी हुई है, नेपाल में भी। और जो उधर आपका जो है आगे बता देंगे, तो अध्यक्ष महोदय अब शुरू हो गया है खतरा। सबसे पहले भूल ये हुई कि हमारे जोर के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री समय, अब लेना नाम उनसे नहीं समझता हूं, उनसे मिला जा करके मैं कि तिब्बत को मत दीजिए और तिब्बत हमारा पहरेदार है। अगर चीन हमला करेगा तो पहले तिब्बत में होकर आएगा। और तिब्बत पूरी तरह से दलाई लामा कितने साल रहा हिंदुस्तान में, दलाई लामा पूरी तरह वहां का लीडर और धार्मिक लीडर पूरा हिंदुस्तान के साथ। दलाई लामा को संरक्षण नहीं दे पाए और दलाई लामा आज भी तिब्बत में हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन तिब्बत को आपने दे दिया। हमारी सरकार में उस समय के जो नाम नहीं लेना चाहते हैं नहीं सदन में और सत्र भी हैं, उन्होंने चीन को दे दिया तिब्बत। हमने सोमनाथ चटर्जी ने मिलकर कहा कि ये गलत है। अगर तिब्बत को दिया तो रास्ता मिल जाएगा चीन को सीधा हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान को कभी भी माफ नहीं कर सकता चीन। सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, मैंने कहा है कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का विरोधी दुश्मन कोई है तो चीन, और वो आपके सामने आ गया है।
अब इस संबंध में सरकार ने क्या किया, इनके बहस होनी चाहिए, अन्य नेताओं के भी विचार आ जाना चाहिए। इसे हम कह रहा हूं, पहली भूल तो करी दी, तिब्बत दे दिया। दूसरी बात है, तिब्बत चीन को देने थे तो ऐसी भूल की गई है जो भारत को चीन की हरकतों को देखते हुए फिर से तिब्बत की आजादी का फल का समर्थन करना चाहिए। अभी समर्थन नहीं करे, समर्थन करना चाहिए हमको। तिब्बत में कब्जा कर लिया और कर रहा है, दलाई लामा परेशान है रहा तो कितना। दूसरी बात, चीन और पाकिस्तान को कश्मीर में दोनों मिलकर शरण कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि साफ हो गया है कि कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चीनी सेना और चीनी हथियार भी लड़ाई में उतर गए हैं। और कल के चीन के अखबार और चीनी चैनल ने यह दावा किया है कि तिब्बत की सीमा पर उसका घोषित युद्ध अभ्यास चल रहा है, कश्मीर की और उसके सीमा पर। और स्वीकार किया चीन ने, कहा हम कर रहे हैं अभ्यास और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, क्योंकि भूटान और सिक्किम की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। कर लीजिए, आप सब कहना चाहते हैं, आप सुनिए, आपके हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि आज पूरा सिक्किम को और भूटान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सरकार भूटान पर सिक्किम पर कब्जा कर रहा चीन इधर आकर के कश्मीर अपने हाथ में ले लिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को लेकर कश्मीर में कर रहा। पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में अभी तक क्या हुआ हमें जवाब मिला नहीं। पहले अटैकी ने जवाब नहीं दिया था, नचकेता पर उन्होंने सुना था कंप्लीट और उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं। आप कार्रवाई देखिए अध्यक्ष महोदय, आपके सामने कितनी बार हम बोल चुके हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान मेरा नहीं तो बिगाड़ सकता है। अगर वो हमारा एक शहर गिरा देगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता हमारे हिंदुस्तान का। तब ये तो हिंदुस्तान आ रहा है, पाकिस्तान कह भी सकते हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान बना रहे निशाना पाकिस्तान को दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, थोड़ी होता है केस की रिजी में जो हो रहा एक ही बात है, इससे ज्यादा देश के लिए इससे ज्यादा महत्व सवाल क्या हो सकता है। जी मैं ये पूछना चाहता, पूरा हिंदुस्तान की जनता काफी है। लामा को तिब्बत की सरकार को मुखिया माना है और उन्हें राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया है। जी यह बात चीन तो बहुत नागवार गुजरती है, लेकिन भारत को जितनी अधिक मदद दवाइयां माफी करना चाहिए जी आपको। ये आपके है रास्ता वही है चीन का, दूसरी चीन और अब कंप्लीट सिंह जी व्यापारिक संबंध है। हमारा व्यापार यहाँ कोरोना से लेकर के पूरा सामान और चीन का व्यापार, सही बात हो लीजिए है ना, हो गया ना मुद्दा दिया आपने। पूरा चीन का सामान यहाँ बेचा जा रहा है, सारा व्यापार सफल बना हुआ। ये कोरोना के लेकर के कौन सी चीज है क्या तो बढ़िया देख रहे हैं, सस्ती बेच रहा है तो घटिया है, हो गया वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है सारा सामान। इसलिए मैं भी अपनी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कर रहा है सरकार के साथ में 2 मिनट की बात रह गई, 2 मिनट इसलिए हम आप रखना चाहते हैं। ये प्यारा मैं प्रयोग कर रहा हूं, साफ कह दिया चीन ने वहां पर युद्ध का और संबंधों में कूट ये चीज होती है, तो आपको भी कहना चाहिए। तो भूटान और सिक्किम की तो मदद करनी चाहिए। अब भूटान और सिक्किम उलझ गया तो अगर आपका ये गया तो चीन ने पूरा तैयारी कर ली है
मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपने संबंध में क्या तैयारी की है? इतने बार मैं बोल चुका हूँ कार्रवाई निकाल के देखो, आप कहते हैं ठीक है पता है, आपने स्वीकार भी किया है, तो कितने बार बोली? कोई शक नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान को कृषि चाहिए। और उधर नागालैंड में जारी सियासी रस्साकशी के बीच एक बार फिर नागा पीपुल फ्रंट के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग के हाथ सत्ता की चाबी लग गई है। टी.आर. जेलियांग एक बार फिर नागालैंड के सीएम बनाए गए हैं। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजित्सु को आज विधानसभा में बहुमत हासिल करना था, लेकिन वो विश्वास मत के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे साफ हो गया कि लिजित्सु ने शक्ति परीक्षण में अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राज्यपाल को पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सौंपी और राज्यपाल ने टी.आर. जेलियांग को सरकार बनाने का न्योता दिया। जेलियांग ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन उन्हें 22 जुलाई से पहले सदन में बहुमत हासिल करना होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब टी.आर. जेलियांग ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और लिजित्सु को सीएम बनाया गया था, तभी से नागा पीपुल्स फ्रंट के भीतर अंदरूनी कलह चल रही थी। लिजित्सु और जेलियांग को लेकर पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जेलियांग पार्टी के कई विधायकों को अपने पाले में लाने में सफल रहे और उन्होंने 60 सदस्यीय विधानसभा में 41 सदस्यों का समर्थन होने का दावा करते हुए नई सरकार बनाने की पेशकश की। इसके बाद राज्यपाल पी.बी. आचार्य ने लिजित्सु से विश्वास मत हासिल करने को कहा, लेकिन शुरहोजेली लिजित्सु ने राज्यपाल के फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। लिजित्सु ने अपनी याचिका में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक, अवैध, मनमाना तथा संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और लिजित्सु को आज शक्ति परीक्षण करने का निर्देश दिया। मगर शुरहोजेली लिजित्सु विधानसभा में नहीं पहुंचे और एक बार फिर टी.आर. जेलियांग को नागालैंड की कमान मिल गई। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv पर। नमस्कार।